स्टॉक मार्केट के रिटर्न्स कभी भी गारंटीड नहीं होते हैं, लेकिन जब हम प्रॉपर तरीके से रिसर्च करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो सिर्फ एक एज मिलता है। लेकिन रिस्क मैनेजमेंट को हम इग्नोर नहीं कर सकते। मार्केट में हर वक्त अनसर्टेनिटी होती है और इसको समझना ही एक सक्सेसफुल ट्रेडर या इन्वेस्टर की पहचान है। 2008 का नाम आते ही आपके दिमाग में क्या आता है? लेमन ब्रदर्स का कोलैप्स, वॉल स्ट्रीट एंड दलाल स्ट्रीट ट्रेडर्स के फेसेस के ऊपर में टेंशन, रेड कैंडल स्टिक्स जो हर ट्रेडिंग स्क्रीन में छा गई थी। आज का सवाल बड़ा सिंपल है, लेकिन जवाब उतना सिंपल नहीं है दोस्तों। क्या 2025 में जो हो रहा है वो 2008 की कहानी का कोई नया चैप्टर हो सकता है, या फिर हम सिर्फ शैडोज देख रहे हैं और असली पिक्चर कुछ और है? इस वीडियो में हम एक डीप केस स्टडी करेंगे, 2008 के पहले के इंडिकेटर्स का ऑटोप्सी रिपोर्ट, 2025 का करंट ट्रेंड्स का एक्सरे स्कैन, इन्वेस्टर साइकोलॉजी, यील्ड कर्व और ग्लोबल मैक्रो कनेक्शंस, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम सीखेंगे कि हिस्ट्री से कैसे हम अपने आप को सीख कर प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले समझते हैं 2008 के पहले मार्केट में कैसी हवा रही और आज की हवा में क्या सिमिलैरिटीज है। द इको ऑफ पास्ट, आर वी देयर येट? मार्केट के हवाओं में आज एक हल्की सी ठंड महसूस होती है, पर यह ठंड सिर्फ मौसम ही नहीं, सेंटिमेंट की भी है। जब आप न्यूज हेडलाइंस पढ़ते हो या सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हो, एक चीज कॉमन है, लोग बात कर रहे हैं स्लो डाउन की, लोग बात कर रहे हैं रिसेशन की, लोग बात कर रहे हैं वैल्यूएशन के बबल्स की, और यह कहानी नई नहीं है। 2008 के क्राइसिस के पहले का मूड 2006-2007 में यूएस और ग्लोबल मार्केट्स इंक्लूडिंग निफ्टी 50 ऑल टाइम हाइस के आसपास थे। टीवी डिबेट्स में ऑप्टिमिज्म हुआ करता था, हाउसिंग प्राइसेस कभी गिरते नहीं थे। ये एक कॉमन लाइन थी। यूएस में, इंडिया में बैंक्स एग्रेसिवली लेंड्स कर रहे थे, कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे थे और हर एनालिस्ट के पास बुलिश जस्टिफिकेशन था। लेकिन अंदर ही अंदर कुछ क्रैक्स डेवलप हो रहे थे, मॉर्गेज डिफॉल्ट्स बढ़ रहे थे, इंटरबैंक लेंडिंग में डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो गया था, लेकिन ये सिग्नल्स इग्नोर किए जा रहे थे। आज का 2025, अगर आज के सीन को देखें तो इंडेक्स ने पिछले साल एक स्ट्रॉन्ग रैली दी। पिछले साल तो नहीं बोलेंगे, लेकिन इंडियन स्टॉक मार्केट में तो करेक्शन हुआ है, लेकिन ग्लोबल स्टॉक मार्केट में रैली कंटिन्यू की। स्पेशली एआई और टेक सेक्टर ने बहुत बड़ी रैली दिखाई। हेडलाइंस जो है वो काफी ऑप्टिमिस्टिक है। एआई विल चेंज दी वर्ल्ड, एक ये ऑप्टिमिज्म है। एक ऑप्टिमिज्म है इंडियाज डिकेड हैज बिगन, लेकिन नीचे के लेयर्स में कुछ डिस्कंफर्ट दिख रहा है। कॉर्पोरेट अर्निंग्स में अनइवन ग्रोथ, क्रेडिट ग्रोथ का स्लो डाउन इन सम पॉकेट्स, जियोपॉलिटिकल हेडलाइंस का प्रेशर, एशिया पैसिफिक टेंशंस, मिडिल ईस्ट इनस्टेबिलिटी। सिमिलैरिटी, दोनों टाइम्स में सरफेस में ऑप्टिमिज्म, लेकिन नीचे के लेयर्स में कुछ वार्निंग के साइंस। डिफरेंस क्या है? 2008 में हाउसिंग बबल था और आज स्पेकुलेटिव फ्रॉथ मोस्टली एआई टेक वैल्यूएशंस में दिखाई दे रहा है। अगर आप स्टॉक मार्केट में बिगिनर्स हैं तो कुछ बातें आपको समझना अत्यंत आवश्यक है। स्टॉक मार्केट का सेंटिमेंट और इकोनॉमी का सेंटिमेंट हमेशा सेम नहीं होते हैं। कई बार स्टॉक मार्केट रैली करता है तब इकोनॉमी स्ट्रगल कर रही नजर आती है, और कभी कभी इकोनॉमी का डेटा बड़ा स्ट्रांग नजर आता है लेकिन स्टॉक मार्केट डाउन होता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट फ्यूचर को डिस्काउंट करता है। और इसीलिए जब हम कहते हैं आर वी देयर येट, इसका मतलब है क्या हम 2008 जैसे इन्फ्लेक्शन पॉइंट के पास हैं, या फिर ये सिर्फ एक मिड साइकिल कूलिंग ऑफ पीरियड है? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें 2008 के
प्लेबुक का डीप एनालिसिस करना होगा। स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि कौन से सिग्नल्स ने क्रैश के पहले हमें वार्निंग दी थी। अनपैकिंग दी 2008 प्लेबुक की इंडिकेटर्स। अब हम चलते हैं 2008 के क्रैश के ब्लूप्रिंट की तरफ। वो सिग्नल्स जो आज भी फाइनेंस के टेक्स्ट बुक में केस स्टडी के रूप में पढ़ाए जाते हैं। नंबर 1, सब प्राइम मॉर्गेजेस एंड हाउसिंग बबल। यूएस में 2000 के बाद हाउसिंग प्राइसेस ऑलमोस्ट सीधी लाइन पर ऊपर जा रही थी। बैंक्स एंड मॉर्गेज लेंडर्स ने सोचा प्राइस तो गिरेगी ही नहीं तो लोन देना सेफ है। लेकिन ट्विस्ट ये था कि लोन उन लोगों को दिया जा रहा था जिनमें रीपेमेंट करने की कैपेसिटी नहीं थी, अफोर्ड नहीं कर सकते थे। इन्हें कहते हैं सब प्राइम बोरोवर्स। जब इंटरेस्ट रेट थोड़ा ऊपर गया, डिफॉल्ट शुरू हो गया और हाउसिंग का बबल फट गया। बबल का मतलब है जब असेट की प्राइस अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, मोस्टली स्पेकुलेशन की वजह से। और जब बबल फटा है तो गिरावट तेजी से होती है। नंबर 2, लीवरेज एंड डेरिवेटिव्स का रोल। हाउसिंग लोन को पैकेज करके बैंक्स ने कॉम्प्लेक्स टाइप के प्रोडक्ट्स बनाए, जैसे आपने सुना होगा सीडीओस, सेंट्रलाइज्ड डेट ऑब्लिगेशंस, और उन्हें वर्ल्ड वाइड बेचा। इन प्रोडक्ट्स का असली रिस्क समझना बहुत मुश्किल था, लेकिन रेटिंग एजेंसीज ने इन्हें एक सेफ तरीके से डिक्लेयर कर दिया। रिजल्ट क्या हुआ? एक छोटे एसेट क्लास का रिस्क पूरा ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में स्प्रेड हो गया। नंबर 3, रेगुलेटरी ओवरसाइट फेलियर्स। ऐसे मल्टीपल वार्निंग्स आए थे कि हाउसिंग मार्केट ओवर वैल्यूड है, लेकिन रेगुलेटर्स ने या तो उन्हें इग्नोर कर दिया या समझा नहीं। बैंक्स के स्ट्रेस टेस्ट वीक थे और लिक्विडिटी बफर्स काफी नहीं थे। ग्लोबल चेन रिएक्शन। जब यूएस हाउसिंग बबल फटा तो मॉर्गेज बैक्ड प्रोडक्ट्स की वैल्यू कोलैप्स कर गई। बैंक्स एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं कर रहे थे, इंटरबैंक लेंडिंग फ्रीज हो गया। इसने पूरे वर्ल्ड में क्रेडिट क्रंच क्रिएट किया। यूरोप के बैंक्स, एशिया के एक्सपोर्टर्स सब इंपैक्ट में आ गए। ये कुछ ऐसा था जैसे आपने अपने घर की छत के ऊपर में स्विमिंग पूल बना दिया। शुरू में तो कूल लगा और काफी लोग इंप्रेस हुए, आपके दोस्त, फैमिली मेंबर्स, लेकिन नीचे से स्ट्रक्चर वीक हो रहा था और एक दिन सब नीचे चला जाता है, स्विमिंग पूल भी और घर भी। व्हाई दिस मैटर्स फॉर 2025। 2008 का प्लेबुक हमें एक लेसन देता है। असेट क्लास का ओवर वैल्यूएशन एक बहुत बड़ा रिस्क है। अगर लीवरेज उस असेट में घुस गया, रिस्क एक्सपोनेंशियल हो जाता है। अगर रेगुलेशन टाइमली एक्ट नहीं करे तो डोमिनो इफेक्ट होता है। अब हम 2025 की तरफ देखते हैं। कुछ पैटर्न्स फेमिलियर लगते हैं। चलिए देखते हैं कि आज के टाइम में कौन से ट्रेंड्स हमें डेजा वू का फील करा रहे हैं। 2025 ट्रबलिंग ट्रेंड्स, डेजा वू और डिस्ट्रैक्शन। अब चलिए देखते हैं 2025 में कौन से पैटर्न्स हमें 2008 का डेजा वू दिला रहे हैं और कौन से डिफरेंसेस हमें कॉशन के साथ ऑप्टिमिज्म भी दिखा रहे हैं। नंबर 1, एआई एंड टेक वैल्यूएशन सर्च। आज के ग्लोबल इक्विटी मार्केट में सबसे बड़ा बज है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बिग टेक कंपनीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन ट्रिलियन डॉलर्स क्लब में पहुंच गया है और कुछ मिड कैप एआई प्लेस ने 12 से 18 महीने में मल्टीफोल्ड रिटर्न्स दिए हैं। प्रॉब्लम तब होती है जब प्राइसेस अर्निंग से बहुत आगे निकल जाती है। पी रेशियोज इन कुछ एआई स्टॉक्स में हिस्टोरिकल नॉर्म्स के काफी ऊपर है। ये सीन थोड़ा सा रिसेंबल करता है ईयर 2000 का डॉट कॉम बबल, जहां पे नैरेटिव स्ट्रांग था लेकिन वैल्यूएशंस रियली कट ऑफ हो चुका था। कॉर्पोरेट डेट एंड ज़ॉम्बी कंपनीज। लो इंटरेस्ट रेट इरा, कोविड के बाद का फेज ने बहुत सारी कंपनीज को चीप कैपिटल का टेस्ट दिया है। इसका रिजल्ट क्या हुआ? ज़ॉम्बी कंपनीज जो अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट से इंटरेस्ट पेमेंट भी
कवर नहीं कर पा रही थी, लेकिन सरवाइव कर रही थी क्योंकि फाइनेंसिंग आसान थी। तो इसका प्रॉब्लम क्या है? अब इंटरेस्ट रेट रिलेटिवली हायर है, रीफाइनेंसिंग एक्सपेंसिव है और डिफॉल्ट रिस्क काफी ऊपर है। जियोपॉलिटिकल एंड सप्लाई चेन रिस्क। रशिया यूक्रेन वॉर के बाद ग्लोबल ट्रेड डिसरप्शन आए हैं। अब एशिया पैसिफिक में भी टेंशन्स है। ताइवान स्ट्रेट, साउथ चाइना सी एक नया लेयर और अनसर्टेनिटी क्रिएट कर रहे हैं। और वनरेबल सप्लाई चेन, सेमीकंडक्टर्स का शॉर्टेज, कमोडिटी प्राइस स्विंग्स अभी फुल्ली रिजॉल्व नहीं हुए हैं। हर स्टॉक मार्केट के पार्टिसिपेंट को यह समझना जरूरी है कि स्टॉक मार्केट इज नॉट द इकोनॉमी। ये एक मिसकंसेप्शन है कि स्टॉक मार्केट का मूव मतलब इकोनॉमी की हेल्थ को इंडिकेट करता है। मार्केट एक फॉरवर्ड लुकिंग मशीन है। आज का प्राइस फ्यूचर के एक्सपेक्टेशंस को रिफ्लेक्ट करता है। इसीलिए कभी कभी मार्केट रैली करता है जबकि इकोनॉमिक डेटा वीक होते हैं, और कभी कभी मार्केट गिरता है जब जीडीपी ग्रोथ बड़ी स्ट्रांग आती है क्योंकि एक्सपेक्टेशंस ऑलरेडी प्राइस्ड इन है। बेयर मार्केट वर्सेस रिसेशन डेटा। फैक्ट चेक। 1928 से अब तक करीब 25 बेयर मार्केट्स आए हैं। उनमें से करीब 44% के बाद रिसेशन नहीं आया है। लेकिन जब बेयर मार्केट और रिसेशन साथ आते हैं तो ड्रॉडाउन का डेप्थ जो है वो काफी अधिक हो जाता है। मीडियन डिक्लाइन 35% कंपेयर टू 22% जब रिसेशन नहीं होता है। और कुछ रिसेशनरी बेयर्स में ड्रॉडाउन 50% को भी क्रॉस कर गया, जैसे 2008, 1973-74 या इवन 2020। इससे हमें क्या लर्निंग मिलती है? सिर्फ मार्केट का गिरना रिसेशन की गारंटी नहीं है, लेकिन जब मैक्रो इंडिकेटर्स कंफर्म करते हैं जैसे जॉब्स डेटा, मैन्युफैक्चरिंग स्लोडाउन, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डिप, तब रिस्क लेवल एस्केलेट होता है। पर हर साइकिल एक जैसी नहीं होती है। 2025 में कुछ चीजें अलग हैं जो 2008 में नहीं थी। इस डिफरेंस को समझना भी बहुत जरूरी है। जितना सिमिलैरिटीज को समझना जरूरी है, डिफरेंसेस को समझना भी उतना जरूरी है, वरना हम सिर्फ आधी पिक्चर को समझ पाएंगे। द डाइवर्जेंस रिपोर्ट, व्हाट इज द डिफरेंस दिस टाइम? मार्केट साइकिल्स कभी भी कॉपी पेस्ट नहीं होते हैं। पैटर्न्स सिमिलर लग सकते हैं, लेकिन हर साइकिल का कॉन्टेक्स्ट अलग होता है। इसीलिए सिर्फ सिमिलैरिटीज देखकर डिसीजन लेना डेंजरस हो सकता है। तो इस बार डिफरेंस क्या है? नंबर 1, सेंट्रल बैंक्स की एक्सपैंडेड पावर। 2008 के बाद मॉनेटरी पॉलिसी का टूल किट ड्रामेटिकली एक्सपैंड हुआ। क्वांटिटेटिव ईजिंग का लार्ज स्केल यूज एक नॉर्म बन गया है। लिक्विडिटी इंजेक्शन का स्केल अनप्रेसिडेंटेड है। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स इक्विवेलेंट, नॉट जस्ट बिलियंस। स्वैप लाइंस, इमरजेंसी लेंडिंग फैसिलिटीज, ये टूल्स 2008 में लिमिटेड फॉर्म में थे, अब काफी रिफाइंड हो चुके हैं। तो इसका इंपैक्ट क्या है? 2008 में जब लिक्विडिटी क्रंच आया, सेंट्रल बैंक्स स्लो रिएक्ट कर रहे थे। 2020 कोविड क्रैश जब आया तो अल्ट्रा फास्ट रिएक्ट किया दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स ने। विद इन वीक्स लिक्विडिटी फ्लड गेट्स खुल गए। स्ट्रिक्टर बैंकिंग रेगुलेशंस। पोस्ट 2008 स्ट्रेस टेस्ट ने कमर्शियल बैंक्स को कैपिटल बफर्स मेंटेन करने पर फोर्स किया। टीयर 1 कैपिटल रेशियोज अब ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। पीरियोडिक स्ट्रेस टेस्टिंग इंश्योर्स कि लार्ज बैंक्स का सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी हाई हो अंडर क्राइसिस सिनेरियोज। इन सब मेजर्स का इट डजंट मीन कि बैंकिंग क्राइसिस इम्पॉसिबल है। यस, लेकिन 2008 जैसा सिस्टमैटिक फेलियर का रिस्क लोअर हो गया है। राइज ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स। 2008 में स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग ज्यादा इंस्टीट्यूशनल ड्रिवन थी। आज के टाइम पर जीरो कॉस्ट ब्रोकरेज अकाउंट्स, मोबाइल ट्रेडिंग एप्लीकेशंस, सोशल मीडिया फोरम्स लाइक रेडिट, ट्विटर, यूट्यूब का इन्फ्लुएंस भी काम कर रहा है। रिटेल पार्टिसिपेशन ने मार्केट बिहेवियर में एक नया वोलेटिलिटी लेयर ऐड किया है। शॉर्ट स्क्वीजेस,
फोमो ड्रिवन ट्रेंड्स, ये चीजें 2008 के लैंडस्केप में रेयर थी। यील्ड कर्व इज नॉट द सोल ट्रुथ। यील्ड कर्व इन्वर्जन हिस्टोरिकली एक लीडिंग इंडिकेटर रहा है रिसेशन को प्रिडिक्ट करने के लिए, लेकिन इसका सिग्नल हमेशा परफेक्ट नहीं होता है। रिसेंट हिस्ट्री में कुछ स्टांसेस ऐसे हुए हैं कि यील्ड कर्व तो वार्निंग दे रहा है, लेकिन रिसेशन या तो बहुत शैलो था या फिर आया ही नहीं। इसीलिए यील्ड कर्व को हमेशा अदर इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के साथ में इवैल्यूएट करना चाहिए, जैसे जॉब मार्केट डेटा, कंज्यूमर स्पेंडिंग, मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, मिजरी इंडेक्स एटसेट्रा। जरा सोच के देखिए, आप अपना कार से ट्रिप को प्लान कर रहे हो, वेदर फोरकास्ट में एक बारिश होने का 70% प्रोबेबिलिटी है। क्या इसका मतलब यह है कि 100% बारिश होगी? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन आप अम्ब्रेला कैरी करोगे क्योंकि प्रोबेबिलिटी हाई है। यील्ड कर्व भी वैसे ही एक फोरकास्ट है, सर्टेनिटी नहीं है, लेकिन रिस्क सिग्नल तो जरूर है। अब हम मार्केट के एक और डायमेंशन को एक्सप्लोर करेंगे जो सिर्फ नंबर से समझ में नहीं आता है, और उसे हम बोलते हैं इन्वेस्टर साइकोलॉजी। क्योंकि चाहे आप 1929 के बेयर मार्केट की बात कर लो या 2008 की बात कर लो या फिर 2020 की बात कर लो, हर मेजर मूव के पीछे में एक इमोशनल साइकिल भी इन्वॉल्व होता है। इन्वेस्टर साइकोलॉजी एंड सेंटिमेंट साइकिल। मार्केट सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं है, ये इमोशंस का भी गेम है। और इमोशंस चाहे 1929 के हो, 2008 के हो या 2025 के क्यों ना हो, रिमार्केबली सिमिलर होते हैं। चलिए अब समझते हैं क्लासिकल सेंटिमेंट साइकिल क्या है। मार्केट साइकोलॉजी को समझने के लिए ये पॉपुलर फ्रेमवर्क है जो 8 स्टेजेस में डिवाइड होता है। पहला स्टेज है ऑप्टिमिज्म। इस वक्त पे आप सुनेंगे बस अब रैली शुरू हो रही है, ऐसी बातें लोग करते हैं। सेकेंड स्टेज आता है एक्साइटमेंट। ये मेरा बेस्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, आपको ऐसे लोग बोलते मिलेंगे। थर्ड स्टेज आता है यूफोरिया, जिसमें लोग चर्चा करते हैं ये स्टॉक तो कभी गिर ही नहीं सकता है। उस समय पे यूजुअली मार्केट टॉप पर होता है। चौथी स्टेज आती है एंजाइटी। प्राइस थोड़ा नीचे जाती है लेकिन लोग बात करते हैं अरे ये तो नॉर्मल करेक्शन है। फिफ्थ स्टेज आती है डिनायल। मैं लॉस नहीं ले रहा हूं, मार्केट वापस जरूर ऊपर जाएगा। सिक्स्थ स्टेज आती है पैनिक, बस अब सब कुछ बेच डालो। सेवेंथ स्टेज है कैपेचुलेशन, मैं मार्केट में वापस नहीं आने वाला। लोग इतना हताश हो जाते हैं कि वो बातें करने लगते हैं मैं दोबारा स्टॉक मार्केट में कभी नहीं आऊंगा। फिर आती है स्टेज 8, होप एंड रिकवरी। शायद अब मार्केट स्टेबल है, चलो वापस ट्राई करते हैं। क्या आप इन 8 स्टेजेस से कन्विंस्ड हैं? तो अपने कमेंट्स करके जरूर बताएं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। हिस्टोरिकल पैटर्न्स। 2008 में रिटेल इन्वेस्टर्स डिनाइल फेज में काफी लेट तक रहे। उन्होंने होप रखी कि फॉल टेम्पररी है, जब तक मेजर इंडेक्स ऑलरेडी 40% करीब टूट चुके थे। कोविड क्रैश 2020 की बात करें तो पैनिक स्टेज इस दौरान में बहुत तेजी से आया, सिर्फ 1 महीने में, लेकिन रिकवरी भी अनप्रेसिडेंटेड थी जो स्पीड के साथ में हुई, जिससे बहुत सारे इन्वेस्टर्स पूरी तरीके से कंफ्यूज हो गए। वेयर कुड 2025 बी नाउ? अगर हम सेंटिमेंट साइकिल को आज के मार्केट से मैप करें, यूएस और इंडिया में इक्विटी मार्केट्स को अगर देखें तो यूएस में एआई और इंडिया में इंफ्रालेट ऑप्टिमिज्म अभी भी है, लेकिन कुछ सेक्टर्स, स्मॉल कैप्स, रेट सेंसिटिव सेक्टर्स में एंजाइटी साइंस भी दिखाई दे रहे हैं। ग्लोबल मैक्रो अनसर्टेनिटीज, ऑयल प्राइसेस, जियोपॉलिटिक्स, डिनायल से पैनिक की तरफ शिफ्ट होने का रिस्क बना हुआ है। सेंटिमेंट साइकिल को समझना इसीलिए जरूरी है क्योंकि ये हमेशा बताता है कि क्राउड का मूड क्या है, और क्राउड का मूड जब एक्सट्रीम होता है तब रिवर्सल की पॉसिबिलिटी बहुत हाई होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ मूड देखकर ही काम करें स्टॉक मार्केट में, लेकिन ये एक कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करता है आपके टेक्निकल और फंडामेंटल
एनालिसिस के लिए। अब हम साइकोलॉजी जब समझ गए तो चलिए एक स्पेसिफिक टेक्निकल इकोनॉमिक इंडिकेटर की तरफ देखते हैं जो हेडलाइंस में अक्सर होता है, यील्ड कर्व। 2008 में इसका सिग्नल क्लियर था, लेकिन 2025 में पिक्चर थोड़ी डिफरेंट है। यील्ड कर्व 2008 वर्सेस 2025। यील्ड कर्व एक ऐसा टर्म है जो फाइनेंशियल न्यूज में बार बार सुनाई देता है, लेकिन बिगिनर्स के लिए ये एक पजल होता है। आज हम इसको सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। व्हाट इज यील्ड कर्व? यील्ड कर्व एक चार्ट होता है जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स के अलग अलग मेच्योरिटीज का इंटरेस्ट रेट दिखाता है, जैसे 2 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर। नॉर्मल सिचुएशन में जितनी लंबी मेच्योरिटी उतना ज्यादा इंटरेस्ट रेट, क्योंकि आप अपना पैसा ज्यादा वक्त के लिए लॉक कर रहे हो। ये कुछ ऐसा ही है जैसे एफडी में होता है। अगर आप 1 साल के लिए एफडी करते हो बैंक में तो आपको इंटरेस्ट कम मिलेगा, लेकिन आप 5 साल के लिए एफडी करोगे बैंक में तो इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा, क्योंकि बैंक को आपके पैसे लंबे ड्यूरेशन के लिए इस्तेमाल करने के लिए आप परमिशन दे रहे हो। तो यील्ड कर्व इन्वर्जन है क्या? जब शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट लॉन्ग टर्म से ज्यादा हो जाता है तो यील्ड कर्व इन्वर्ट हो जाता है। हिस्ट्री में इन्वर्जन अक्सर रिसेशन का एक लीडिंग इंडिकेटर रहा है, क्योंकि मार्केट मान रहा होता है कि नियर टर्म में रिस्क हाई है और लॉन्ग टर्म में ग्रोथ स्लो हो जाएगी। 2008 की केस स्टडी, 2006-2007 में यूएस 10 ईयर और 2 ईयर यील्ड्स इन्वर्ट हो गए थे। इसका मतलब था कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स को नियर टर्म में ज्यादा रिस्क लग रहा था कंपेयर टू लॉन्ग टर्म आउटलुक। इन्वर्जन के करीब 18 महीने के बाद यूएस में रिसेशन ऑफिशियली शुरू हुआ और 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस एक्सप्लोड हुआ। 2025 सिनेरियो, 2023-24 में यूएस यील्ड कर्व डीपली इन्वर्टेड था, लगभग 1% स्प्रेड हो चुका था, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट इन्वर्जन्स इन डिकेड्स। 2025 में वो इन्वर्जन खत्म हो चुका है। अब 10 ईयर यील्ड 2 ईयर से 0.51% ज्यादा है, जो एक नॉर्मल अपवर्ड स्लोप को दिखाता है। लेकिन हिस्ट्री ये भी कहती है कि इन्वर्जन खत्म होने के बाद भी रिसेशन का रिस्क कुछ क्वार्टर्स तक बना रहता है, क्योंकि इकोनॉमिक स्लोडाउन लैग इफेक्ट के साथ में आता है। व्हाई यील्ड कर्व अलोन इज नॉट इनफ? यील्ड कर्व एक इंपॉर्टेंट सिग्नल तो जरूर है, लेकिन फूल प्रूफ नहीं है। आपको इसे हमेशा अदर मैक्रो इंडिकेटर्स के साथ में समझना होगा और देखना होगा, जैसे जॉब्स डेटा, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, मिजरी इंडेक्स, मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई। इन सबको कंबाइन करके होलिस्टिक व्यू लेना होगा। इन नटशेल यील्ड कर्व एक अम्ब्रेला वार्निंग है, लेकिन अम्ब्रेला लेकर भी रेंज की इंटेंसिटी अलग हो सकती है, इसलिए हमेशा मल्टीपल इंडिकेटर्स का कॉम्बिनेशन यूज करें। एग्जामिनिंग 2008 बेयर वर्सेस नाउ, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। मार्केट्स के चार्ट्स को खोल के देखेंगे तो डिस्टिंक्टली आपको मार्केट में 4 फेजेस नजर आएंगे, जिन्हें हम मार्केट साइकिल बोलते हैं। और इसके ऊपर में हमने रिसेंटली एक लाइव स्ट्रीमिंग सेशन किया था, उसका मैं लिंक दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे आप जरूर देखें, क्योंकि आज हम चार्ट पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कोई औचित्य नहीं बनता उस सेम चीज को रिपीट करने का। ब्लैक स्वान वाइल्ड कार्ड्स, मार्केट की एनालिसिस जितना भी हम डिटेल में कर लें, एक कैटेगरी का इवेंट जो होता है वो हमारी सब प्रिडिक्शंस, सारी एनालिसिस को साइड में कर देता है। इन्हें हम कहते हैं ब्लैक स्वान इवेंट्स। ये वो होता है जो एक्सट्रीमली रेयर होता है, कोई एक्सपेक्ट इसका नहीं करता है, क्योंकि ये बहुत रेयर है। मासिव इंपैक्ट होता है, जब ये होता है तो पूरा सिस्टम शेक हो जाता है, और जब ये इवेंट हो जाता है तो बाद में सब कहने लगते हैं ये तो क्लियर था, लेकिन पहले किसी ने एक्शन नहीं लिया। अगर हम हिस्टोरिकल एग्जांपल देखें तो 9/11 टेररिस्ट अटैक 2001, यूएस मार्केट बंद रहा और जब रीओपन हुआ तो स्टॉक मार्केट में शार्प ड्रॉप हुआ। लेमन ब्रदर्स कोलैप्स 2008, क्रेडिट मार्केट फ्रीज, वर्ल्ड वाइड पैनिक सिचुएशन। कोविड-19 पैंडेमिक
2020 के बेयर मार्केट को याद कीजिए, सिर्फ एक महीने में S&P 500 या निफ्टी 50 में 34 से 35% की गिरावट देखी गई, लेकिन रिकवरी भी रिकॉर्ड स्पीड से हुई। पोटेंशियल वाइल्ड कार्ड्स फॉर 2025 एंड इवन बियॉन्ड: साइबर अटैक ऑन फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, पेमेंट सिस्टम्स, स्टॉक एक्सचेंजेस या क्लियरिंग हाउसेस पे लार्ज स्केल अटैक, शैडो बैंकिंग, लिक्विडिटी क्राइसिस, म्यूचुअल फंड्स, प्राइवेट क्रेडिट मार्केट्स में सडन रिडेम्पशन का प्रेशर, मेजर जियोपॉलिटिकल एस्केलेशन। ब्लैक स्वान इवेंट्स का मतलब ये नहीं है कि आप हर रेयर रिस्क के लिए अपना पोर्टफोलियो फ्रीज करो, लेकिन इसका मतलब ये जरूर है कि आप रिस्क मैनेजमेंट को इग्नोर नहीं कर सकते। स्टॉप लॉस, पोजीशन साइजिंग, डाइवर्सिफिकेशन और लिक्विडिटी का प्लान रेडी रखना अत्यंत जरूरी है। तो अब हमने सिमिलैरिटीज, डिफरेंसेस, साइकोलॉजी और वाइल्ड कार्ड सब कुछ कवर कर दिया। चलिए देखते हैं कि आप 2025 के अनसर्टेन मार्केट में अपने पोर्टफोलियो को कैसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते हो। 2025 सर्वाइवल गाइड। अब सवाल यह है कि अगर 2025 में मार्केट का मूड 2008 के कुछ इकोस देता है तो आप क्या करें? पैनिक? बिल्कुल भी नहीं। प्लान हमेशा। नंबर 1, डाइवर्सिफाई एंड हेज योर बेट्स। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है एक्स इन मल्टीपल बास्केट्स। सिर्फ स्टॉक्स में नहीं, मल्टीपल असेट क्लासेस में एक्सपोजर होना चाहिए। इक्विटी के अंदर भी सेक्टर का डाइवर्सिफिकेशन, एफएमसीजी, यूटिलिटीज जैसे डिफेंसिव प्लेस के साथ में ग्रोथ सेक्टर्स का बैलेंस। हेज करने के लिए जैसे गोल्ड, सॉवरेन बॉन्ड्स इस्तेमाल कर सकते हैं। एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए म्यूचुअल फंड्स या ईटीएफ्स के थ्रू डाइवर्सिफिकेशन मेंटेन करना इजी और कॉस्ट इफेक्टिव होता है। समय समय पे आइडेंटिफाई करें कि कौन से सेक्टर रेजिलिएंट है, कौन से डिफेंसिव स्टॉक्स हैं। क्राइसिस में एफएमसीजी, यूटिलिटीज, हेल्थ केयर जैसे सेक्टर्स में डिमांड रिलेटिवली स्टेबल होती है। लार्ज कैप ब्लू चिप्स कंपनीज जिनकी बैलेंस शीट स्ट्रांग है और डेट मैनेजेबल है, डाउन टर्न्स में ज्यादा रेजिलिएंट होते हैं। दे आर जस्ट लाइक ए बाउंसिंग बॉल्स, गिरते भी हैं तो फंडामेंटली स्ट्रांग होने के कारण वो बाउंस बैक कर जाते हैं। डिविडेंड प्लेइंग स्टॉक्स एक कुशन प्रोवाइड करते हैं जब प्राइसेस साइडवेज या डाउन होती है। ऑलवेज मेंटेन लिक्विडिटी बफर। इमरजेंसी फंड के बिना इन्वेस्टिंग का मतलब है बिना सीट बेल्ट के हाईवे पे गाड़ी चलाना। लिक्विडिटी का मतलब सिर्फ कैश नहीं है, इजिली सेलेबल असेट्स है जो आप क्राइसिस में विदाउट हेवी लॉसेस के कन्वर्ट कर सको। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव एंड अवॉइडिंग पैनिक। बेयर मार्केट हिस्टोरिकली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए अक्यूमुलेशन का टाइम, लेकिन सिर्फ क्वालिटी एसेट्स। हिस्टोरिकल डेटा के अनुसार अगर आपने 2008 के बॉटम में इन्वेस्ट किया तो 10 साल के बाद आपका रिटर्न्स बहुत बड़ा था, लेकिन उस वक्त सेंटिमेंट बहुत खराब था। इसीलिए जिन लोगों को प्रॉपर नॉलेज नहीं है फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस का, वो उसका फायदा नहीं उठा सके। पैनिक सेलिंग का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि आप बॉटम में बेचते हो और जब रैली आती है तो उसका एडवांटेज मिस कर जाते हैं। मार्केट को टाइम करना, कब टॉप बनेगा कब बॉटम बनेगा, इम्पॉसिबल जैसा है, लेकिन मार्केट में टाइम को स्पेंड करना, कंसिस्टेंटली इन्वेस्टेड रहना रिटर्न्स के लिए एसेंशियल है। रिव्यू एंड एडजस्ट, डोंट फ्रीज। क्राइसिस में फ्रीज मत हो, रिव्यू करो कि आपके एसेट एलोकेशन में रिस्क ज्यादा तो नहीं है। अगर नीडेड है तो रीबैलेंस करो, डिफेंसिव सेक्टर्स का वेट थोड़ा सा बढ़ा दो, हाई बीटा स्टॉक्स को रिड्यूस कर दो। 2026 मिड टर्म इलेक्शन साइकिल एंड हिस्टोरिकल मार्केट पैटर्न्स। अब एक ऐसा फैक्टर डिस्कस करते हैं जो सीधा 2025-2026 के बीच में सेंटिमेंट और वोलेटिलिटी को इंपैक्ट कर सकता है। यूएस मिड टर्म इलेक्शंस। व्हाई दिस मैटर्स ग्लोबली? यूएस इक्विटी मार्केट का साइज और ग्लोबल ट्रेड में इसका इन्फ्लुएंस इतना बड़ा है कि वहां की पॉलिटिकल साइकिल का असर
इनडायरेक्टली इंडिया या दूसरे देशों पर भी पड़ता है। हिस्टोरिकल ट्रेंड्स एंड वोलाटिलिटी इन मिड टर्म। हिस्ट्री के डेटा कहते हैं कि मिड टर्म इलेक्शन ईयर के पहले 12 महीने में S&P 500 का एवरेज रिटर्न होता है करीब 0.3%, जबकि नॉर्मल एवरेज रिटर्न कितना है? 8%। इसका रीजन सिंपल है, पॉलिसी अनसर्टेनिटी, लेजिस्लेटिव ग्रिडलॉक एंड कारपोरेट प्लानिंग में डिले। वोलाटिलिटी ज्यादा होती है स्पेशली Q2 से Q4 तक, क्योंकि कैंपेन्स हीटअप होता है और मार्केट पार्टिसिपेंट्स पॉलिसी आउटकम्स को प्राइस इन करते हैं। पोस्ट मिड टर्म बाउंस। लेकिन मिड टर्म के बाद वाला साल हिस्टोरिकली काफी स्ट्रांग रहा है। एवरेज रिटर्न्स अराउंड 16%, क्योंकि अनसर्टेनिटी रिजॉल्व होती है और पॉलिटिकल फोकस इकोनॉमी बूस्टिंग मेजर्स पे शिफ्ट हो जाता है। दी थर्ड ईयर इफेक्ट। यूएस प्रेसिडेंशियल साइकिल का थर्ड ईयर मिड टर्म इलेक्शन के बाद वाला साल हिस्टोरिकली सबसे बुलिश रहा है। S&P 500 का हिस्टोरिकली एवरेज रिटर्न इन थर्ड ईयर इज 15.9% एंड Q1 में ही 6.9% का गेन का रिकॉर्ड है। तो इसके पीछे पॉलिटिकल थ्योरी क्या है? लोग कहते हैं कि इनकम्बेंट्स री इलेक्शन प्रिपरेशन में ग्रोथ फ्रेंडली पॉलिसीज पुश करते हैं, टैक्स इंसेंटिव्स, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग, मार्केट फ्रेंडली रिफॉर्म्स। इन्वेस्टर टेक अवे। अगर हिस्ट्री गाइड करे तो 2026 का फर्स्ट हाफ वॉलेटाइल हो सकता है, लेकिन मिड टर्म इलेक्शन के बाद स्ट्रॉन्ग रैली का प्रेसिडेंट है। ऑफ कोर्स मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स और जियोपॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये साइकिल एक रेफरेंस पॉइंट जरूर प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों 2008 वर्सेस 2025 का ये डीप डाइव एक रिमाइंडर है कि हिस्ट्री कभी एग्जैक्ट टाइप से रिपीट नहीं होती है, लेकिन राइम जरूर करती है। और आज हमने देखा कैसे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, इन्वेस्टर साइकोलॉजी, यील्ड कर्व, मार्केट फेजेस और इवन पॉलिटिकल साइकिल्स के साथ मिलकर मार्केट का मूड शेप करता है। की टेक अवे रीकैप। सिमिलरिटीज, ओवरवैल्यूएशन पॉकेट्स, मैक्रो अनसर्टेनिटीज एंड ग्लोबल रिस्क। डिफरेंसेस, स्ट्रॉन्ग बैंकिंग रेगुलेशन, faster central banks tools and rise of retail investors. Caution, yield curve का कोई भी एक इंडिकेटर अलोन फाइनल ट्रूथ नहीं देता है, हमेशा मल्टीपल डेटा पॉइंट्स को सिंथेसिस करके समझना होगा। अपॉर्चुनिटी, एवरी साइकिल चाहे बेरिश हो या बुलिश हो, डिसिप्लिन इन्वेस्टर के लिए लर्निंग और वेल्थ बिल्डिंग का चांस होता है। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूबल लगा है तो ये सिर्फ शुरुआत है। हमेशा चैनल के जीरो टू हीरो की प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारे ट्यूटोरियल वीडियोस मिलेंगे, जिससे आप सीख भी सकते हैं और मार्केट में उन नॉलेज को अप्लाई भी कर सकते हैं। लर्निंग नेवर स्टॉप्स विद DK सिन्हा।